हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल कक्षा 10वीं का तो इसमें आप सभी को इकाई 21 नंबर 8 जो कि आपका निबंध है। क्या है? निबंध। पूरा आपको कंप्लीट निबंध। स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो इकाई 8 में जो आपका निबंध लेखन है ना, तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पेज नंबर ये तो आपका, हाँ देखिए पेज नंबर ये आपका 11 है और कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। यहाँ तक सारा निबंध जितना भी दिया गया है ना, देखिए पेज नंबर 20 तक जितना भी निबंध है एक एक करके कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका इकाई 3 शुरू होता है, लेकिन आपको पेज नंबर 20 तक जो निबंध है वो कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको एक दो निबंध है ना, तो यहाँ पर समझाने के लिए आपको दिया गया है। ध्यान दीजिए, तो आपका पर्यावरण प्रदूषण ये सारा चीज आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक दो करके आपको समझाया गया है कि इसी प्रकार से आपको क्या है तो बनाना है। देखिए एक उदाहरण, और दूसरा बोला गया है निम्नलिखित विषयों पर दी गई रूपरेखा के आधार पर निबंध लिखिए। यहाँ पे ना समाचार पत्रों का महत्व, तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना बताना है, उसके बाद समाचार पत्र का अर्थ। तो प्रिय स्टूडेंट, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। पहले प्रस्तावना किस प्रकार लिखना, तो विद्यार्थी प्रस्तावना इस प्रकार आप लोग लिखिएगा कि समाचार पत्र आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम है। ये केवल छपी हुई खबरें नहीं, बल्कि ज्ञान, सूचना और विचारों के आदान प्रदान का एक शक्तिशाली साधन है। इन्हें किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो जनता को जागरूक बनाने और सही दिशा देने का काम करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है। बहुत ही सरल तरीका है और आसान तरीके से आपको सभी निबंध इसी प्रकार बताया जाए। चलिए अगला है समाचार पत्र का अर्थ। चलिए तो नंबर 2 में दिया था ना कि समाचार पत्र का अर्थ, तो इस तरीके से रहेगा कि समाचार पत्र एक नियमित प्रकाशन आमतौर पर दैनिक है, जिसमें देश विदेश की ताजा खबरें, घटनाएं, खेल कूद, व्यापार की जानकारी और विभिन्न मुद्दों पर संपादकीय विचार छपे होते हैं। ठीक है, ये तो आपका, हाँ, यह जनता को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराता है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखेंगे विद्यार्थी समाचार पत्र का आरंभ एवं स्वरूप। तो विद्यार्थी चलिए नंबर 3 में ये वाला देखते। तो देखिए आधुनिक समाचार पत्रों का उदय प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद हुआ। भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 था। आज समाचार पत्र विभिन्न स्वरूपों में प्रकाशित होते हैं, जैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय भाषा में आर्थिक पत्र और अब डिजिटल रूप में ई पेपर के माध्यम से भी उपलब्ध है। तो विद्यार्थी ये आपका हो गया यहाँ तक कंप्लीट। चलिए नंबर 4। अब यहाँ पर नंबर 4 है ना कि समाचार पत्र का महत्व। तो चलिए इसका भी देखते हैं। चलिए इसका महत्व, जागरूकता और शिक्षा, ये हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घटनाओं की जानकारी देकर जागरूक बनाते हैं। फिर आगे आपका व्यापक का माध्यम, ये विज्ञापनों द्वारा व्यापार और रोजगार के अवसरों को जनता तक पहुंचाते हैं। एक लाइन और रहेगा, मैंने 2 पॉइंट आपको बताया हूं, तो तीसरा पॉइंट है अधिकारों का रक्षक। ये सरकार के कार्यों पर नजर रखकर नागरिकों के अधिकारों की
रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से महत्व जो था वो कंप्लीट हो गया। चलिए नंबर 5 देखिए, नंबर 4 में दिया था महत्व, कंप्लीट हो गया है। 5 में है उपसंहार। उपसंहार ये जो इंग्लिश में है ना, इसे नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, उपसंहार में निष्कर्ष रूप में समाचार पत्र हमारे जीवन का एक अपरिहार्य अंग है। वे ज्ञान के भंडार, स्वस्थ लोकतंत्र के संरक्षक और नागरिकों के आंख कान है। सूचना के इस युग में भी समाचार पत्रों की विश्वसनीयता और महत्व हमेशा बना रहेगा। ये आपका उपसंहार भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए अगला निबंध जो दिया है वो है आपका पुस्तकालय का महत्व। तो पहले आपको प्रस्तावना बताया जाएगा, फिर देखेंगे पुस्तकालय का स्वरूप। तो चलिए नंबर 1 प्रस्तावना, और यहाँ पर देख सकते हो आपको 5 लाइन, 1 2 3 4 5। तो इसी के अनुसार आपको ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम में उत्तर। प्रस्तावना तो देखिए, पुस्तकालय ज्ञान का वह मंदिर है जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं और ज्ञान के स्रोत एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं। यह शब्द पुस्तक और आलय का मतलब होता है घर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज की बौद्धिक उन्नति का केंद्र होता है, ठीक है। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। ये तो आपका हो गया। चलिए तो अगला नंबर 2 में है पुस्तकालय का स्वरूप। तो यहाँ पे रहेगा पुस्तकालय विभिन्न स्वरूपों में पाए जाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय सभी नागरिकों के लिए, विद्यालय, महाविद्यालय पुस्तकालय छात्रों के लिए, और आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय इंटरनेट के माध्यम से। पुस्तकालय का स्वरूप शांत, व्यवस्थित और अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब चलिए नंबर 3 में क्या है ना कि पुस्तकालय का महत्व। विद्यार्थी, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसे आपको नहीं लिखना है, ये हेडिंग आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि पुस्तकालय का महत्व अमूल्य है, क्योंकि मेरे विद्यार्थी ये हेडिंग आपको नहीं लिखना है, ठीक है, जो रेड में दिया है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह ज्ञान का भंडार, ये हमें हर विषय की आवश्यक जानकारी एक ही जगह पर प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट रहेगा सस्ती शिक्षा। महंगी किताबें खरीदना सबके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में पुस्तकालय कम खर्च पर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देते हैं। प्रिय विद्यार्थी, इसके आगे एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, पहले आप लोग इतना कंप्लीट करिए। एक पॉइंट और, उसके बाद यहाँ पर है आपका शैक्षिक सहायक। तो इसमें होगा ये विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उनकी पढ़ाई और अनुसंधान में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से महत्व जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए नंबर 4 में कहा गया है कि पुस्तकालय से लाभ। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकालय से मुख्य लाभ ये है, जो कि पॉइंट देकर लिखना है। इस तरीके से पॉइंट दे देना है, फिर लिखना है अध्ययन की आदत। यह छात्रों में नियमित अध्ययन की आदत विकसित करता है। अगला पॉइंट है शांतिपूर्ण वातावरण। तो इसमें होगा पुस्तकालय का शांत माहौल एकाग्रता बढ़ाता है। फिर समय का सदुपयोग, यह लोगों को खाली समय का सदुपयोग रचनात्मक ढंग से
करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इस प्रकार से जो इसका लाभ है ना वो आपको बताया गया है। चलिए आगे 5 नंबर में कहा गया है ना कि उपसंहार। उपसंहार तो उपसंहार में आपका रहेगा पुस्तकालय समाज के लिए एक वरदान है। यह अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने वाला प्रकाश स्तंभ है। एक सभ्य और शिक्षित समाज के निर्माण के लिए पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक है और हर व्यक्ति को इनका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया उपसंहार। तो विद्यार्थी अब यहाँ पे देखिए अगला निबंध जो आपका है वो है राष्ट्रीय पर्व। तो आपको प्रस्तावना चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको 3 लाइन दिया गया है, इसी में आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना, राष्ट्रीय पर्व वे विशेष दिवस है जो किसी राष्ट्र के गौरव, एकता और स्वतंत्रता के प्रतीक होते हैं। ये सभी नागरिकों को धर्म, जाति और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठाकर देशभक्ति के सूत्र में बांधते हैं। ये तो आपका प्रस्तावना हो गया है। अगला नंबर 2, चलिए नंबर 2 में है राष्ट्रीय पर्व का अर्थ। तो राष्ट्रीय पर्व का अर्थ है ऐसे उत्सव जो पूरे देश द्वारा सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। ये राष्ट्र के इतिहास और बलिदानों से जुड़े होते हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय पर्व का अर्थ। नंबर 3 है धार्मिक पर्व एवं राष्ट्रीय पर्व में अंतर। चलिए तो यहाँ पे देखिए, धार्मिक पर्व किसी विशेष धर्म की आस्था से जुड़े होते हैं, जैसे माँ का दिवाली, ईद, जबकि राष्ट्रीय पर्व पूरे राष्ट्र से संबंधित होते हैं और इनका मूल उद्देश्य देश की एकता और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना होता है। ठीक है, चलिए नंबर 4। नंबर 4 में कहा है प्रमुख राष्ट्रीय पर्व। प्रमुख राष्ट्रीय पर्व, तो देखिए भारत के मुख्य राष्ट्रीय पर्व 3 है। स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त होगा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है, चलिए नंबर 4 हमारा हो गया। अब देखते हैं नंबर 5। विद्यार्थी ये जो रेड में लिखा हुआ रहता है ना वो आपका हेडिंग है, ये आपके बुक में पहले से लिखा होता है, तो आपको केवल यहाँ से यहाँ तक ही लिखने की आवश्यकता है। 5 में कहा है राष्ट्रीय पर्व का आयोजन। तो यहाँ पे रहेगा इन पर्वों पर सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण किया जाता है। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। स्कूलों में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है राष्ट्रीय पर्व से लाभ। तो देखिए ये पर्व लोगों में भाईचारा, एकता और देशभक्ति की भावना को दृढ़ करते हैं। ये युवाओं को देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो चलिए नंबर 7 में आपका उपसंहार। तो
राष्ट्रीय पर्व हमारे राष्ट्रीय पहचान का अभिन्न अंग है। ये हमें स्वतंत्रता का मूल्य समझाते हैं। हमें इन्हें केवल अवकाश के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। तो विद्यार्थी अगला निबंध मेरा प्रिय खेल। पहले प्रस्तावना। तो देखिए विद्यार्थी, मेरा प्रिय जो खेल है, मेरा जो है ना वो क्रिकेट है। तो सबसे पहले प्रस्तावना, खेल हमें स्वस्थ रखते हैं और जीवन में अनुशासन सिखाते हैं। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। तो मैं आपको क्रिकेट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है जो भारत में एक जुनून की तरह है। यह रणनीति और टीम भावना से भरा एक रोमांचक खेल है। ये तो आपका प्रस्तावना है। अगला नंबर 2 में कहा गया है कि खेल और उसकी योजना। तो देखिए, यह खेल 11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। खेल का मैदान बड़ा और अंडाकार होता है जिसके बीच में 22 गज की पिच होती है। नियमों के अनुसार एक टीम रन बनाती है और दूसरी टीम उन्हें आउट करती है। नंबर 2 आपका हो गया है ना। तो चलिए नंबर 3 में कहा गया है ना कि खेल की शुरुआत। तो यहाँ पर देखिए, मैच की शुरुआत दोनों कप्तानों के बीच टॉस यानी सिक्का उछालकर से होती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का चुनाव करती है। इसके बाद एम्पायर खेल शुरू होने का संकेत देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नंबर 4 में कहा है खेल का प्रारूप। तो यहाँ पर रहेगा क्रिकेट के मुख्य प्रारूप T20 ODI यानी 50 ओवर और टेस्ट मैच है। एक टीम रन बनाकर लक्ष्य निर्धारित करती है और दूसरी टीम उसे हासिल करने की कोशिश करती है। पारी तब समाप्त होती है जब 10 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं या ओवर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया खेल का प्रारूप। आगे देखेंगे नंबर 5 में जो आपका दिया है खेल का समापन। तो यहाँ पे मैच का समापन तब होता है जब लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम आवश्यक रन बना लेती है या फिर जब निर्धारित ओवरों के भीतर एक टीम लक्ष्य से पीछे रह जाती है। जीतने वाली टीम उत्साह के साथ जश्न मनाती है। ठीक है, इस तरीके से खेल का समापन। फिर यहाँ पर बोला गया है ना कि पुरस्कार वितरण। तो देखिए विद्यार्थी, जीतने वाली टीम को मुख्य ट्रॉफी, कप और मेडल दिए जाते हैं। मुख्य अतिथि मैन ऑफ द मैच जैसे व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। यह समारोह खिलाड़ियों के प्रयास और समर्पण को सम्मानित करता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया पुरस्कार वितरण। अब देखेंगे उपसंहार। 7 नंबर में कहा है उपसंहार। चलिए, तो क्रिकेट मुझे टीम वर्क, धैर्य और दबाव में शांत रहने का गुण
सिखाता है। यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह हमेशा मेरा सबसे प्रेरणादायक खेल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट करना है। इसके आगे यहाँ पर कहा है विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में पहला आपका है प्रस्तावना। इसमें आपको 5 लाइन दिया गया है। देखिए, प्रस्तावना रहेगा, विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है। यह काल ज्ञानार्जन, चरित्र निर्माण और भविष्य की नींव रखने का समय होता है। इस समय किए गए प्रयास ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। ये पहला नंबर आपका प्रस्तावना है। इसके आगे नंबर 2 में जो है विद्यार्थी जीवन का महत्व। तो देखिए यहाँ पे, यह वह अवस्था है जब विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकास करता है। यह समय अनुशासन, गुरु भक्ति और संघर्ष का पाठ सिखाता है। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इसका सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 में जो आपका कहा गया है ना कि विद्यार्थी के लक्षण, इसका लक्षण, चलिए यहाँ पर रहेगा, एक आदर्श विद्यार्थी में काक चेष्टा, बको ध्यानम यानी कोवे जैसा प्रयास, बगुले जैसा ध्यान जैसे गुण होने चाहिए। उसे जिज्ञासु, परिश्रमी, विनयशील और समय का पाबंद होना चाहिए। गुरुजनों का सम्मान और ज्ञान के प्रति समर्पण उसका मुख्य लक्षण है। ठीक है, नंबर 4 में कहा गया है आधुनिक विद्यार्थी जीवन। चलिए, तो आज के विद्यार्थी तकनीकी और सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं। उनके पास सीखने के लिए इंटरनेट और डिजिटल उपकरण जैसे उन्नत संसाधन उपलब्ध है, परंतु उन्हें इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में कहा गया कि अनुशासनहीनता के कारण। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य कारणों में परिवार का सही मार्गदर्शन ना मिलना और इंटरनेट का अत्यधिक दुरुपयोग शामिल है। लक्ष्यों की अस्पष्टता ना होना और शिक्षकों का सम्मान ना करना भी एक बड़ा कारण है। जीवन मूल्यों का अभाव भी अनुशासनहीनता को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और नंबर 7 यहाँ पर है, ये तो आपका हो गया है ना। नंबर 7 में चलिए यही वाला होगा कि अनुशासनहीनता के निवारण। तो यहाँ पे आपका रहेगा, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर होना चाहिए और समय सारणी का पालन करना चाहिए। विद्यालयों और परिवारों को नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। नियमित खेल कूद और रचनात्मक कार्यों में भाग लेना भी आवश्यक है। ठीक है, नंबर 7 में अब आपको उपसंहार। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी जीवन तपस्या का काल है।
जिसका सही उपयोग सफलता की गारंटी है। एक अनुशासित और ज्ञानी विद्यार्थी ही राष्ट्र का सच्चा निर्माता बन सकता है। इस काल के महत्व को समझते हुए हमें अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। ठीक है, यह आपका उपसंहार भी हो गया है। इसके आगे का है विज्ञापन किसे कहते हैं। नंबर 8 में जो है विज्ञापन। विज्ञापन जन संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी उत्पाद, सेवा या विचार को जनता तक पहुंचाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उस उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। यह जानकारी देने के साथ साथ आकर्षण उत्पन्न करने का काम करता है। ये तो हो गया आपका विज्ञापन किसे कहते हैं, मैंने बहुत ही आसानी तरीके से बताया हूँ। इसके आगे एक आपका लास्ट है, नंबर 9 है कि विज्ञापन की विशेषताएं लिखिए। चलिए, तो पहला पॉइंट आकर्षण। विज्ञापन में लोगों को तुरंत आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपका संक्षिप्तता। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और कम शब्दों वाली होनी चाहिए। फिर देखिए अगला पॉइंट आपका है पुनरावृत्ति। इसे बार बार प्रस्तुत किया जाता है ताकि यह लोगों की स्मृति में बना रहे। देखिए यहाँ तक मैं आपको बताया हूँ ना, बस एक पॉइंट और है प्रेरणा। यह उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से विज्ञापन की विशेषता मैंने आपको बता दिया हूँ। तो स्टूडेंट, इसी के साथ जो मैं आपको बताया था कि पेज नंबर 20 तक आपका जो निबंध, सारा निबंध आपको मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।